मैम कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। अगर कंसिस्टेंसी और इवन परसिवरेंस आई फील, या आप बार बार गिरते हैं एंड स्टिल यू वांट कि नहीं मैं तो उस चीज़ को करूँगी, मतलब अचीव करूँगी, तो वो आई हैव लर्न फ्रॉम मतलब माई जर्नी में। वेरी नाइस। मैम मैं बेसिकली सीए कर रही थी पहले, तो वो मैंने इंटरमीडिएट में छोड़ के बिकॉज ऑफ थोड़े पर्सनल रीजंस थे, तो फिर आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको लगता है कि बहुत आसान है सीजीपीएससी या सरकारी नौकरी चाहिए और बहुत ही आसान है, रील्स देख के शायद हम लोग पास हो जाएंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब एम को नहीं छोड़ना है आपको। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग चीज है मैम, या अगर आप जॉब में भी है या आप हाउस वाइफ है, जो भी, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज सी सेट में रहता है, और यही फैक्टर्स है मैम जो व्यापम में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है तो आप 10 में से आप 7 स्कोर कर सकते हैं उसमें। इट्स दैट स्कोरिंग। इवन हिंदी इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। आई वॉजंट गुड एट हिंदी। मतलब मुझे लगता है अगर आप 4 आवर निकाल पा रहे हैं तो वो वाकई में सफिशिएंट है डेली। मतलब उसमें गैप नहीं होना, सैटरडे संडे नहीं गिनना है उसमें। डेली मतलब डेली 3 आवर आपको बैठना ही बैठना है, तो फिर आप कर सकते हैं उसको आराम से। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर छोटी भी चीज अचीव नहीं हो पाएगी। तो फिर थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह कहीं से पता चला कि यहाँ पे पाथ है, तो फिर आई केम टू रायपुर, और फिर मैंने यहाँ पे 2018 में जून में मतलब इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद फिर मैम मैरिज हो गई। ओके। यस मैम। वेलकम मोनिका। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन एज अ मंडी सीनियर सेक्रेटरी? यस मैम। आई एम वेरी डिलाइटेड मैम। मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि कैसा लग रहा है। मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स और एक चीज आपको मिल जाती है तो दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स मैम। एग्जैक्टली। हाँ, आपकी जर्नी भी बहुत लंबी रही है। Yes, 2018 से लेके अब 2024 आ गया। जी मैम। इस पूरी जर्नी में व्हाट यू एक्चुअली फेल्ट लाइक, ये चीज थी जो मैंने बहुत अच्छे से सीखी है, या फिर ये भी सिखाया गया है स्पेशली नेचर के द्वारा कि हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ? मैम कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अगर कंसिस्टेंसी और इवन परसिवरेंस आई फील, या आप बार बार गिरते हैं एंड स्टिल यू वांट कि नहीं मैं तो उस चीज को करूंगी, मतलब अचीव करूंगी, तो वो आई हैव लर्न फ्रॉम मतलब माई जर्नी मैम। वेरी नाइस। तो अभी जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनको लगता है कि बहुत आसान है सीजीपीएससी या सरकारी नौकरी चाहिए और बहुत ही आसान है, रील्स देख के शायद हम लोग पास हो जाएंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैम मैं इतना टफ भी नहीं बोल सकती, बट जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी और आपका थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए कि मतलब एम को नहीं छोड़ना है आपको। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग टारगेट दैट, और फिर उस टाइप की प्रिपरेशन भी आपको ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप की एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बट कंसिस्टेंट रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे अगर, तो वो चीज अचीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ का बेसिक गोल क्या था? क्या सोच के आपने शुरू किया था कि हाँ मुझे सीजीपीएससी प्रिपेयर करना चाहिए, और किस रैंक के लिए कुछ सोचा था या फिर सरकारी नौकरी चाहिए थी इसलिए शुरू किया? नहीं मैम, प्रॉपर रैंक तो डिप्टी कलेक्टर ही सोचा था, बिकॉज माय फादर वांटेड दैट। ही इज इन पीडब्ल्यूडी, सो ही वांटेड मी टू बिकम डिप्टी कलेक्टर एट लीस्ट। हाँ, तो फिर वहां से मैम गोल स्टार्ट हुआ था, बट फिर धीरे धीरे डिफरेंट मतलब अलग चले गए लाइफ में फिर चीज। आपकी जर्नी कुछ शेयर करेंगे, कैसा रहा सब कुछ? जी मैम, मैंने शुरुआत की और फिर किस कौन से पड़ाव आए बीच जी में? जी मैम मैं बेसिकली सीए कर रही थी पहले, तो वो मैंने इंटरमीडिएट में छोड़ के बिकॉज ऑफ थोड़े पर्सनल रीजंस थे, सिस्टर का लॉस था इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहती थी आगे भी थ्रू आउट माई लाइफ। तो फिर आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और फिर फादर का भी एक थोड़ा ओरिएंटेशन था कि ये आप कर सकते हो, आप मतलब कैलिबर है आपके में, आप मेहनत करोगे तो हो सकता है आपका। तो फिर मैंने पता किया इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आता है मैम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को सीजीपीएससी में। तो फिर थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह कहीं से पता चला कि यहाँ पे पाथ है, तो फिर आई केम टू रायपुर, और फिर मैंने यहाँ पे 2018 में मैम जून में मतलब इंटीग्रेटेड बैच ज्वाइन किया था। और फिर बिफोर कोरोना मैम मैं यहीं तक मतलब यहीं पे ही थी। फिर आफ्टर दैट आई वेंट टू होम, और फिर पढ़ाई जारी रखी मैम। घर कहाँ है आपका? रायगढ़ है मैम। अच्छा, रायगढ़। जी जी जी। फिर उसके बाद फिर मैम मैरिज हो गई। ओके। यस मैम। बट फिर मैंने छोड़ा नहीं, बीच में 1 आध साल का मैम गैप हो गया था बीच में बिकॉज ऑफ मैरिज, और फिर नया एनवायरमेंट रहता है तो बट मतलब माय गोल वाज देयर कि करना है। तो फिर साइमल्टेनियसली मैम चल ही रहा था, कभी मैंने छोड़ा नहीं उनको। हाँ। तो अभी बेबीज हैं आपके? जी मैम, एक बेबी है मैम।
क्या उम्र होगी उनकी? 2.5 ईयर। 2.5 वाह। तो इतने छोटे बच्चे के साथ आपकी पढ़ाई कैसी चली, उसको कैसे मैनेज किया आपने? शादी भी मैम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली तो नहीं, बट मेरी मदर इन लॉ है, वो भी हेल्प करती हैं साथ में। पर उसके साथ जैसे मैंने आपको कहा कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज मैंने फॉलो करी कि अगर जब भी आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मैनेज एक चीज है मैम, या अगर आप जॉब में भी है या आप हाउस वाइफ है, जो भी, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर छोटी भी चीज अचीव नहीं हो पाएगी। तो जैसे सुबेरे जल्दी उठ गए, या फिर रात में अगर आपको टाइम मिल रहा है, या बच्चा अगर सो रहा है मैम 2-2.5 घंटे के लिए वो नींद ले रहा है, धीरे धीरे तो नींद कम होते जाती है। हाँ एक्चुअली पहले अपन सिचुएशन में नहीं होते, बाद में फिर बेबी टी टाइम देते हैं ऐसे। तो फिर जितना भी टाइम हो जाए, मतलब मुझे लगता है अगर आप 4 आवर निकाल पा रहे हैं तो वो वाकई में सफिशिएंट है डेली। मतलब उसमें गैप नहीं होना, सैटरडे संडे नहीं गिनना है उसमें, डेली मतलब डेली 3 आवर आपको बैठना ही बैठना है। तो फिर आप कर सकते हैं उसको आराम से। सोशल डिमांड जितनी भी होती है, शादी में जाना, किसी की पार्टीज में जाना, मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल सही नहीं है। मैं एक्चुअली वैसे भी एंजॉय नहीं करती थी पहले भी, तो मैं ऑलमोस्ट मैं अवॉइड ही करती हूँ। वर यू ब्राइट कैंडिडेट? बहुत टॉपर टाइप के बच्चे थे आप, या फिर एक एवरेज बच्चे थे? नहीं मैम, आई वाज मोर लाइक अ एवरेज स्टूडेंट। मतलब हाँ, मतलब बहुत ब्राइट भी नहीं कह सकते, बट अबव एवरेज ओनली। लेकिन हार्ड वर्क इज समथिंग लाइक यू शेयरली बिलीव। एग्जैक्टली मैम। और आफ्टर मैरिज मुझे और ज्यादा उसकी वैल्यू समझ में आई कि जब टाइम आपका कंस्ट्रेंट हो जाता है तो आपको टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा समझ में आती है। तो जो अभी मतलब बैचलर है या जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अपना टाइम कैसे मैनेज करता है? आपका डेली का शेड्यूल कैसे रहता था? मैम तो डिपेंड करता है बेबी के ऊपर, कितने बजे वो उठ रहा है उस हिसाब से, बट अराउंड मैं 7 o'clock या 7:30 अराउंड उठ जाती थी। और वो मतलब 8:30 अराउंड तक वो सुबह 1-1.5 घंटे मिल गए। फिर उसके बाद तो आई कैन नॉट इवन सिट इन द टेबल, he will come and he will disturb, मतलब I cannot even lock the room also, मतलब he will not allow me to do that also। तो फिर after 1:30 he sleeps till 5, तो that time I get। और फिर after 10:30 also he sleeps, तो फिर 10:30 से 12 I'll get। तो it's like that। मतलब साहब सो गए हैं तो बस because वो है तो it's not possible, not at all। Your mother-in-law must be very great lady, no? हाँ yes मैम, हाँ बिल्कुल। आपके हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहा? वो भी सपोर्टिव है मैम, जैसे मेरे पीछे से he is taking care of the baby, so he is also very supportive मैम। Very nice। तो दिन में इतने दिनों में पहली बार ऐसा होगा आप उसको अकेले छोड़ के आए होंगे? नहीं मैम, 1-2 बार पहले भी, जैसे इंटरव्यू के लिए हुआ था तभी भी आई लेफ्ट, मतलब मोस्टली, लेकिन आई हैव नेवर लेफ्ट हिम मतलब। So how has your your journey as a mother with the kid? जैसे आपकी जर्नी थी जो एक नॉर्मल मदर होती है, फिर अगर आप हैं जो एक स्टूडेंट भी रहे हो, नाउ एक ऑफिसर भी हो गए हैं, तो आपकी जर्नी क्या इम्पैक्ट रहा आपके पेरेंटहुड के ऊपर? थोड़ा सा मैम मैं इस चीज को मानूंगी कि मतलब मैनेज करना साथ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज जिस टाइम पे आप रेस्ट कर सकते हो या जिस टाइम पे आप फ्री होके अपने आप को रिजनरेट कर सकते हो, वो टाइम आप स्टडीज को दे रहे हो। तो उस पे बच्चे को भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उस चीज पे कि मदर थोड़ा सा टाइम अगर उधर एलोकेट कर रही है, तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल 10-15 दिन पहले मैं थोड़ा सा टाइम एलोकेशन बढ़ा देती थी पढ़ाई के टुवर्ड्स, जैसे 2-3 घंटा शाम को भी आई डू नॉट यूज टू गिव टाइम टू हिम कि हाँ ठीक है चलो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर लो। तो वो चीज थोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ मैम। नहीं, जैसे आपने एक नॉर्मल मदर रेज करती बच्चे को, एक आप जो टोटली पढ़ाई में लगे हो बहुत टाइम से, तो पढ़ाई का कुछ इम्पैक्ट हुआ उसको रेज करने में, या फिर उसके साथ कुछ नए रूल्स बनाने में, या फिर आपको लगता है कि दिस इज व्हाट आई वांट हिम टू बी इन लाइफ, या फिर आपको देख के उसने पढ़ना शुरू किया हो? नहीं मैम, अभी तो इतनी एज नहीं है एग्जैक्टली उसकी, मतलब 2-2.5 साल का ही है, तो उतना वो अभी समझ नहीं पाता है कि मम्मी क्या कर रही है एग्जैक्टली पेन पेपर के साथ। तो नाउ तो ओनली हैज started drawing something on the paper, ऐसे मतलब पिछले 5-6 months से only। तो अभी he do not understand what my mother is doing, she is studying or what is she doing, he doesn't understand that right now। हाँ। नए जो बच्चे हैं, जैसे भी नई जनरेशन है, आपकी जनरेशन प्री कोविड की जनरेशन बहुत अलग हुआ करती है, बच्चे बहुत स्टूडियस हुआ करते, बहुत किताबें लेके पढ़ते थे, और अभी के बच्चे हैं उनको यूट्यूब से और यहाँ वहाँ से इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम है, और मतलब इंटरनेट इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, वी कॉल इट इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कह सकते हैं हम लोग एक तरह से। सो हाउ डू यू फील कि दिस हैज इम्पैक्टेड द प्रिपरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वेज? जी मैम, मेरे लिए तो मैम पॉजिटिव ज्यादा रहा,
क्योंकि चूंकि आई वॉज अ होम मेकर, तो मुझे चीजें रेडिली अवेलेबल घर पे मिल जा रही थी। मैं इस टाइम पे बाहर नहीं जा सकती, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्क हुआ कि सारी चीजें पीडीएफ में मिल जा रही है, ऑनलाइन मिल जा रही है। तो आई यूज्ड टू सिट एट होम और फिर उसको स्टडी करके। बट मैम नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये जो एक एटमॉस्फेयर जो मिलना चाहिए ना बच्चों को, जैसे हमारा मतलब नॉर्मल ऑफलाइन बैच था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैम हम जैसे खुद तो लर्न करते ही थे, बट 4 लोगों को देख के फिर वो जो डिस्कशन चीजें होती है वो चीजें हम लैक करती है ऑनलाइन पे। और ये जो डाउट क्लियरिंग वाली बात होती है और एक पर्सनल टच जो टीचर से गाइडेंस मिल सकता है, जो 1-to-1 जो मिल पाता है वो नहीं मिल पाता है ऑनलाइन में। बाकी तो मैम पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे कुछ ऐसे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता होगा। हाँ मैम वो चीज, हाँ यस मैम होता है बिल्कुल। तो ऐसे लाइव क्लासेस की जब हम लोग बात करें तो लाइव क्लासेस में कैसे उस चीज को हम लोग ओवरकम करने की कोशिश किए हैं? जैसे ऑफलाइन में है, बच्चा सामने बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन में भी उसके पास सेम फैसिलिटीज हैं, वो देख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है, बोल भी पा रहा है। तो ऐसे फिर इवन देन वो चीजें फील आती है कि नहीं काश में क्लास में होती, या फिर वो हमें लगता है कि ठीक है इट्स ऑल राइट ना, वो स्पेस हम लोगों ने ओवरकम कर लिया है उसका? मेरे लिए तो मैम ऐसा था कि वहां घर पे मिल जा रहा, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो थोड़े बहुत डाउट्स आते थे तो वो बहुत मतलब, अगर इस चीज पे तो मैं बोलूंगी कि ये टीचर के ऊपर है। अगर उन्होंने सही तरीके से उस चीज का एक्सप्लेनेशन किया, मतलब बहुत रूट लेवल से किया है, तो बच्चे को नहीं डाउट आता। मुझे मतलब बहुत रेयर होते हैं मैम कि डाउट आता भी है, अदरवाइज अगर सामने वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो फिर मुझे नहीं आते डाउट्स। आपकी पढ़ाई के जो पूरा प्रोसेस था है ना, उसमें आपने PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या सिलेबस है, उसको किस तरीके से इनकलकेट किया अपनी स्टडीज में? पहले तो मैम मैं ये बताऊंगी कि पीएससी और व्यापम का मैम बहुत डिफरेंट अप्रोच रहता है। जैसे पीएससी में भी बिल्कुल प्रीवियस है, लेकिन उसमें रिपीटेशन आपको बहुत रेयर होगी कि रिपीटेशन दिखे प्रीलिम्स में। मेंस में जरूर हो सकता है ऐसा, बट वो डिफरेंट बात हो जाती है। और लेकिन व्यापम में बहुत ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस। तो अगर आपने PYQ लगाए हुए हैं तो उस आपको मतलब आउट ऑफ 100 आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस आपको वहां पे PYQ से दिख जाते हैं। और जैसे पीएससी में अपन जैसे एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और हिंदी हो गया मैम, तो हम उतना ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज CSET में रहता है। और यही फैक्टर्स है मैम जो व्यापम में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है तो आप 10 में से आप 7 स्कोर कर सकते हैं उसमें। इट्स दैट स्कोरिंग। इवन हिंदी इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग। आई वॉजंट गुड एट हिंदी, मतलब I was below average, below average से भी नीचे मैम। तो I worked upon that कि हिंदी की बुक लाके I used to read वर्णमाला एंड मतलब बहुत बेसिक लेवल से I started, क्योंकि I thought कि ये सब चीजें स्कोरिंग चीजें हैं और थोड़े थोड़े मार्क्स से रह रही हूँ, मतलब मेरी ही प्रिपरेशन में कहीं थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट राइट टारगेट की कंप्यूटर कर लो, फिर हिंदी किया मैम, फिर रीजनिंग तो इजी है और मैथ्स भी हम लोग यहाँ पाथ में ही करते थे, तो वो सब कवर था मैम। लेकिन कंप्यूटर ध्यान नहीं देते क्योंकि पीएससी कर रहे थे, तो कंप्यूटर और हिंदी मैम वो मैंने फोकस किया। आपका शिफ्ट कैसे गया आप CGPSC से व्यापम की तरफ? बिकॉज ऑफ मैरिज हुई मैम, क्योंकि पहले तो मैंने मतलब वनडे मैंने बहुत कम दिए होंगे मैम बिफोर मैरिज, बट आफ्टरवर्ड्स फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैम कि ठीक है पीएससी तो साल में एक ही बार हो रहा है और बाकी टाइम तो फिर स्पेयर जैसा हो जा रहा है। आप थ्रू आउट आप एक ही मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना मैम थोड़ा टायरिंग भी होता है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है। और कंपैरेटिवली उनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है मैम, GS है, इंडियन है, CG है, बस उसमें ये हो जाता है कि वेटेज अच्छा मिल जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स को। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो वो अप्रोचेबल है मैम। तो मैंने ऐसे नॉर्मली अप्रोच किया था उसको कि दे देते हैं कैसा है वनडे ऐसे करके। तो उस टाइम पे स्कोर से समझ में आया कि चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, तो मैं साइमल्टेनियसली वो भी दे रही थी और ये भी दे रही थी मैम। मतलब अभी हम इन नटशेल अगर कहें तो अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है, हमें ये देखना हमारी कमजोरियां कहाँ हैं। बिल्कुल मैम, हाँ, वो आपको अपने मार्क्स से मतलब आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, आंसर की लेके बैठो, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना और वो दूसरों से बन रहा है तो आपको वो बनाना पड़ेगा। और अगर दूसरों से भी नहीं बन रहा, आपसे भी नहीं बन रहा है, तो फिर ठीक है, फिर वो क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाएगा मैम। लेकिन मेरे से बेसिक क्वेश्चन गलत हुए थे कंप्यूटर के, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ प्रॉपर उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए कंप्यूटर में, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया तो वो आपके फिर फिंगर टिप्स पे आ जाता है कंप्यूटर। तो ऐसा है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या था? मैम मैं मास्टर इन कॉमर्स हूँ मैम। ओके, बहुत बढ़िया। फिर तो हाँ। कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा होगा आपने? नहीं, है ना, हिंदी भी चैलेंजिंग रहा? हाँ मैम वही।
आपको कभी लगा कि ये बहुत डरावने सब्जेक्ट्स हैं, मुझसे नहीं होंगे करके? मैंने पहले अप्रोच ही नहीं किया था कभी इन सब्जेक्ट्स को, उठाया ही नहीं था मैम, क्योंकि बीइंग अ सीजीपीएससी एस्पिरेंट आप नहीं ध्यान देते कंप्यूटर पे। वो आईटी बहुत छोटा सा, वो भी हमको बहुत एनालिटिकल सवाल आते हैं, वो भी मेंस में आता है कि रोल ऑफ आईटी इन दिस इन दैट ऐसा करके। तो वो व्यापम बहुत डिफरेंट अप्रोच से लेता है। वो प्रॉपर मतलब कंप्यूटर को जैसे अपन 11th-12th में पढ़ते हैं ना, इसका डेफिनेशन में ये क्या है, ऐसे टाइप की चीजों पे अप्रोच करता है। सिस्टम के टाइप। हाँ मैम, प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, लैंग्वेज में कौन सा हाई लेवल है, कौन सा लो लेवल है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पे जाते हैं वो। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया उसको, और ज्यादा नहीं मैम, 40-50 पेजेस के नोट्स बनते हैं, उसको भी आप कंप्राइज करके 4-5 पेजेस में लाएंगे तो वो आराम से फिंगर टिप्स पे आ जाता है आपके। आपकी अप्रोच कैसे थी कि ये मुझसे नहीं हो रहा तो मुझे करके ही देखना है? हाँ, मेरे पास चॉइस नहीं थी मैम। दिस इज आई रियली लव अबाउट यू, ना ये चॉइस नहीं है, मुझे करना ही है। हाँ मैम, मतलब नहीं हो रहा तो भी करना है मैम, और नहीं होता मैम, हो जाता है। अगर आप सही माइंडसेट से अप्रोच करो तो हो जाता है। ऐसा कोई डिफिकल्ट जैसे मुझे ऐसा आज तक लगा नहीं। मैंने फिलॉसफी भी पढ़ी है इसके बेस के लिए, तो भी मुझे लगा कि थोड़ा सा शुरू में लगता था, लेकिन जब बार बार 2-3 बार पढ़ा उस चीज को तो फिर लगा कि ठीक है, सही है, कर लेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें। कभी ऐसा लगा कि आई वॉज जस्ट लाइक एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, मैं बहुत टॉपर नहीं थी, तो शायद मुझसे नहीं होगा, या फिर पीएससी है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है सिर्फ टॉपर्स के लिए ही होता है, कभी वैसी फील आई, या फिर नहीं मुझसे कुछ नहीं ऐसी चीजें? मैम मेरे आसपास ऐसे मैंने सराउंडिंग देखी है कि आप अगर टॉपर हो तो इसका कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि आप निकाल लोगे, और या फिर अगर आप बिलो एवरेज भी हो तो भी आप नहीं निकालोगे, इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं। मैंने बिलो एवरेज लोगों को भी दिखाते हुए मतलब निकालते हुए देखा है, और जो बहुत ब्राइट है उनके भी नहीं निकलते हुए देखा। मतलब इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी बहुत अनसर्टेन होता है इस टाइप से। जिनके 12th में अच्छे मार्क्स थे वो नहीं क्लियर कर पाए, और जिनके नहीं थे वो ने कर लिया। तो आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक यही एडवांटेज है कि इसमें वो रहता है कि इसका बस एक लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ जो पढ़ाई हो रही है वो किसी ने पहले पढ़ी ही नहीं अच्छे से, तो यहाँ सब 0 लेवल पे आए हैं। इससे बहुत फर्क नहीं है आप आर्ट्स नहीं मैम, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आई थिंक आर्ट्स वाले को तो बेनिफिट है मैम। वो हिस्ट्री पढ़ के आए रहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ के आए रहते हैं, पॉलिटी पढ़ के आए रहते हैं, हम दिल से आए, ऐसा हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है शायद उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत काम नहीं आती होगी। हाँ, जब हम लोग नहीं मैम, ये बात भी आप सही बोल रहे हैं। मैंने इवन बीए करने वाले लोग को भी देखा है, उनकी अप्रोच बहुत ही वैसी रहती है, फैक्चुअल रहती है, और यहाँ वो बहुत एनालिटिकल बात करते हैं। एटलीस्ट मेंस में तो करते हैं, प्रीलिम्स में फिर भी थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, बट मेंस में वो फिर नहीं काम आता। इससे पहले और कौन सा एग्जाम क्वालिफाई हुआ आपका? मैम मेरा वन विकास निगम में सीनियर अकाउंटेंट पे हुआ था, बट फिर वो कैंसिल हो गई थी। वो 2022 पे हुआ था। तो 18 के बाद पहली सफलता 22 में मिली आपको? जी मैम जी। वाज दैट मोटिवेटिंग फॉर यू, या फिर वो कैंसिल होने के बाद लगा नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए नहीं है? छोड़ देना चाहिए तो मैम कभी नहीं लगा मुझे, बट बहुत डिमोटिवेटिंग था, क्योंकि वो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई, टाइपिंग टेस्ट एवरीथिंग वेंट ओके, फिर अचानक से 6 महीने बाद अचानक से कैंसिलेशन का नोटिस आ गया। तो फिर मैं तो आई वॉज तो वेरी श्योर कि हाँ ये हो जाएगा, चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छा गया, सब कुछ अच्छा हुआ था, तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो यही अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में, तो हर चीज में ठीक भी है। मतलब वाज इट लाइक वो नहीं हुआ तो इट हैज गिवन मी मोर एनर्जी टू इट कि मुझे और अच्छा करना है? बिल्कुल मैम, मतलब मुझे तो करना ही था साथ साथ में। इवन मैम जैसे ये मंडी बोर्ड का रिजल्ट तो बहुत टाइम आया, 2023 की वैकेंसी थी, आई थिंक सितंबर अक्टूबर की, तो बहुत टाइम हो गया था। तो अचानक से इसका रिजल्ट आया और फिर इंटरव्यू कॉल आया, एंड विद इन 1 मंथ इंटरव्यू हो गया नवंबर में। और फिर जल्दी से, मतलब बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया था, तो उन्होंने फिर ज्वाइनिंग भी जल्दी दे दी। तो अदरवाइज मैम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीजी सेट, तो आई हैड गिवन दैट एग्जाम ऑन 21st of July, तो आई वाज वेरी श्योर कि वो तो जरूर होएगा। तो आई वाज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। I was already prepared. After giving the Monday exam on in Feb, immediately I opened CG set की books and I started preparing for it because it was my subject, so my command was good on that. तो ऐसा कभी था नहीं कि भी रेस्ट जोन है मेरे लिए? नहीं मैम, ऐसा मैं कुछ नहीं था। 1-2 दिन का गैप इज फाइन, बट आई डोंट थिंक कि 10 डेज से ऊपर कभी गैप भी हुआ है कभी भी। मतलब एक तो व्यापम के एग्जाम बहुत लाइन अप भी होते हैं कभी कभार, तो एग्जाम से आया एंड आई यूज्ड टू कि हाँ नया वाला सब्जेक्ट निकालो और अभी तक कितने एग्जाम दे दिए होंगे आपने? मतलब आई थिंक मैम 6-7 एग्जाम दिया है मैंने। हाँ मैम, वनडे और फिर पीएससी भी मैंने 2-3 आई थिंक 21 भी थी, 22 भी थी, 23 भी थी। लास्ट ईयर वाला मैंने नहीं दे पाई थी मैम, बाकी सब प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने कहा अभी नहीं अब। हाँ
I mean, this is really nice. मतलब कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाई, ना वो सीरीज ऑफ फेलियर्स रोक पाए, ना कोई कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम रोक पाया। मैम उतना ज्यादा मुझे इमोशनल अफेक्ट, मतलब इमोशनली अफेक्ट नहीं करती, पता नहीं क्यों फेलियर, मतलब थोड़ा करती है एक दिन तक बस। फिर आई यूज्ड टू स्टैंड अप एंड आई एम लाइक कि अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई कैन डू। सो इंटेलिजेंट है। बिकॉज मैम आप जितना ओवर थिंक करते हैं, आई थिंक वो आपको और नीचे, फिर आपको और उतना ही क्लाइंब अप करके और ऊपर जाना पड़ता है, तो उतना लेट डाउन करना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सोशल प्रेशर कैसा था, जैसे बहुत दिन से बहू एग्जाम दे रही है ना, कुछ एक टाइम के बाद तो थोड़ा सा होप लोगों ने कम कर दी थी, बट आई वॉज वेरी हाई अपॉन माई होप्स कि हाँ ये मैं कर लूंगी, पता था किसी न किसी में तो आई विल डू। कुछ सपोर्ट सिस्टम कम हुआ या ज्यादा हुआ, या मतलब वो इमोशनल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं हुआ तो कि हम हैं, करते रहो। हाँ तो मैम ये सपोर्ट तो आई हैड सब से। हाँ बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू सी ना कि शी इज डूइंग, मतलब इसने कभी गिव अप नहीं किया, तो एवरीवन यूज्ड टू सी कि नहीं ये कर रही है तो शी विल डू, लेट हर डू, धीरे स्लोली हो रहा है बट इट विल हैपन वन डे। दिस इज सो नाइस ऑफ यू। एवरीवन वाज वेरी पॉजिटिव, किसी ने नहीं बोला कि अरे छोड़ दो अब, कोई नहीं। आई थिंक मैम कि ये आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, अगर आप उस चीज के लिए विलिंग हो तो फिर आपके आसपास वाले भी उस चीज के लिए विलिंग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपका डेडिकेशन देख के। आई थिंक आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है फैमिली में, जिसको देख के लगता हो कि हाँ दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी लाइक, और या फिर इनसे मैंने ये सीखा? मेरे फादर है मैम, ही इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। He must be like on cloud 9 now. हाँ, he still want me to go for civil services now also. मतलब he like कि join कर लो, but you do try आगे भी। तो he is much more ambitious than me. नहीं वही जेनेटिक इम्पैक्ट है आपके ऊपर। हाँ ये आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और आप मतलब पहले तो उतना मैम समझ नहीं आता था, बट धीरे धीरे जैसे अब एक एज आती है 25-26, तो आपको समझ में आता है कि पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि हाँ सही है। ऐसी कौन सी चीजें हैं when you were very young, जब बहुत छोटे थे, है ना, जब आप आसपास नहीं होते थे या होते भी थे, उनको लगता था कि आप नहीं हो, सो रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसी कौन कौन से ट्रेट्स है जिसके बारे में आपके बारे में बात करते थे कि हाँ मतलब शी इज दिस, शी इज दिस, शी इज दिस? Exactly, तो I don't know मैम कि what he used to talk, but I cannot answer that exactly, मतलब क्या traits? like ऐसे बोलते हैं ये लेजी है, ये हार्ड वर्किंग है। नहीं लेजी तो मैं हूँ, मैं इस चीज को मैं मना नहीं कर सकती। लेजी इस मामले में मैम कि मैं पहले थी मैम, बिफोर मैरिज आई वॉज एक्चुअली लेजी, मतलब पढ़ाई हो जाती थी बट बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर। वो एक आई थिंक मैम एज के साथ होता है, जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, और वो एज भी मैम 21-22 की बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो हाँ जो चल रहे हैं विद द फ्लो जाते रहते। तो आई वाज दैट पर्सन जो विद आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू स्टडी वेल, हाँ मतलब एवरीथिंग, बट आई वाजंट वेरी सीरियस कि PYQ भी लगाओ, ऐसा भी करो वैसा, वो उस टाइम पे वो चीजें नहीं थी। बट धीरे धीरे आई मतलब कर रही थी मैं, बट बहुत स्लो पेस पे कर रही थी कि जब एग्जाम आ रहा है तब अपन ऐसे कर रहे हैं। मतलब आई थिंक मैं अंडर एज थी 2020 में, हाँ बिकॉज आई एम 97 बॉर्न, तो उस टाइम पे मैं अंडर एज थी जब मैं यहाँ पे ले रही थी मतलब कोचिंग। Will it ever benefited you कि हम जब बहुत छोटे थे हमने तभी शुरू कर दिया? हाँ मैम बिल्कुल, कुछ चीजें जैसे अर्ली स्टार्ट करने से ये मैम होता है कि आपको गलती करने का समय मिल जाता है। हाँ, अगर आप आके 24-25 में चालू कर रहे हैं तो हर कोई इतना लकी नहीं होता मैम कि आपको गलती करने का समय मिले, फिर वो एज आगे चली जाती है बहुत ज्यादा, 31-32 हो जाता है। तो अभी आई एम 27 ओनली, तो मुझे लगता है कि उस वक्त अगर मैं सीरियस नहीं भी थी 2-3 साल, तो फिर मुझे वो टाइम स्पैन मिल गया कि मतलब मैंने यहाँ पे बेसिक मेरा बहुत क्लियर हो गया मैम। यहाँ पे मेरा सोशल स्क्रूटनी भी कम हो जाती है, हमारी उम्र कम होती है तो नहीं? हाँ मैम, पेरेंट्स बोलते हैं जरूर, बट जो आपको लाइफ सिखाती है ना वो अलग ही रहता है मैम, एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा। वो कोई नहीं सिखा सकता। पेरेंट्स अपनी जगह पे बिल्कुल बात बोलते हैं, बट वो क्या बोल सकते हैं अपन, उस टाइम पे वो इंटेलिजेंस नहीं रहता कि उन चीजों को आप समझ पाए, उतनी डीप बातों को। अब सब चीजें समझ में आ जाती है। हाँ नहीं, मुझे लगता है टाइम के साथ एक मेच्योरिटी भी आती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेच्योरिटी के साथ ही हम समझ पाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। जी 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 जी। PYQs कितनी बार सॉल्व किए होंगे आपने इस एग्जाम के पहले? मैम मैंने तो ऑलमोस्ट मतलब
जैसे व्यापम के भी करे हैं, पीएससी, जैसे मेरा सीजीजीएस तो पीएससी से ही अच्छा हुआ है। और बाद में एक और सर भी थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ही वाज आल्सो टीचिंग है, तो वो मतलब ऐसे कह सकते हैं, एक का हिस्ट्री पोर्शन बहुत अच्छा था, एक का ज्योग्राफी पोर्शन बहुत अच्छा था। तो मैंने दोनों से पढ़ के जब कंबाइन हुआ तो माई सीजीजीएस एक्चुअली वेरी गुड। इंडियन जीएस पे थोड़ा सा मतलब कमांड हिस्ट्री वगैरह हो गया, थोड़ा सा ऑफ है, बिकॉज मेरी मेमोरी पावर अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। तो आई थिंक रिविजन के ऊपर होता है मैम, तो वो चीजें अलग अलग मतलब हेल्प करी उस चीज में मुझे। नहीं, पीवाईक्यू जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा मैम, बिल्कुल नहीं। इससे ठीक है, मैं ऐसा जरूर कह सकते हैं कि पीएससी में रिपीट नहीं होता, पर आपको अप्रोच समझ में आती है कि वो कितनी डेप्थ में जा सकते हैं। हमारा दिमाग भी तो ट्रेन होता है ना उस तरीके। हाँ मतलब ठीक है, वो अगली बार नहीं आएगा, पर आपको पता होगा कि इस टाइप से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, हमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ना समझ में आता है। बिल्कुल मैम। हाँ, तो ऑलमोस्ट आपने 7 अटेम्प्ट्स कर लिया होगा एग्जाम के पहले। हाँ मैम, पीएससी के भी कर रखे हैं, व्यापम के भी कर रखे हैं, और मैंने तो उनके नोट्स भी बना रखे हैं, पीवाईक्यू के नोट्स मैम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, कैसे बनाया? मतलब जो वन लाइनर है, जैसे मुझे ऐसा लगता है, जैसे आजकल ऐसे मार्केट में ऐसे बुक्स भी आती है जो टॉपिक वाइज देती है। तो फॉर एग्जांपल सॉइल है, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो उसमें अगर 200 है क्वेश्चन, वो कुछ व्यापम के भी इंक्लूड कर लेते, कोई पीएससी के भी, तो आई थिंक अगर 200 क्वेश्चन है तो उसमें आपको नए सिर्फ अराउंड 30-40 नए मिलेंगे, तो आप उसका एज वन लाइनर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको वो पीवाईक्यू को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपना वन लाइनर नोट्स उठाया, और उसमें से भी आपके आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में आपको 20 तो याद ही रहेंगे। तो वो 20 ही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े डिफरेंट बने हुए होते हैं, तो वो आपको मगअप करते करते फिर मैम वो भी याद हो जाता है। बहुत बढ़िया। कुछ स्पेशल अप्रोच आपने यूज की है पढ़ाई करते हुए, मतलब जब को लगता है कि हाँ ये बहुत अलग है और शायद इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पास होने के लिए? मैम एक तो मंडी का जो सिलेबस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था मैम, इसमें मंडी का अधिनियम था, आउट ऑफ 133 मार्क्स का मैम अधिनियम ही था। हाँ, तो प्रॉपर उनका मतलब वेबसाइट से निकाल के मैंने अलग से उसकी कहीं नहीं देखा, मैंने प्रॉपर खुद ही थरोली, मतलब भैया है हमारे, उन्होंने बोला कि आप प्रॉपर एक्ट को ही पढ़ो। कुछ चीजें होती है जो बेयर एक्ट से उठा के डाल देते हैं वो आपको, तो अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगी तो वो भी कवर हो जाएगा। तो शुरू में थोड़ा लग रहा था कि यार हिंदी है, इंग्लिश है अच्छे से, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते 3-4 पीडीएफ पढ़े तो मैम इजी ही है वो भी, बहुत टफ नहीं था उसमें। रियली नाइस। बहुत अच्छी बात आप में है कि आप हर खराब चीज में एक अच्छी चीज ढूंढ लेते हो। मैम वी हैव टू बी पॉजिटिव मैम, मतलब आई थिंक इवन वर्क कल्चर में भी ये चीज हो ना तो चीजें इजी हो जाती है आगे भी लेके, मतलब बहुत अच्छे ऑफिसर बनोगे ना। थैंक यू मैम। हाउ वाज योर इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे आप? इंटरव्यू मैम मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो मतलब मोस्टली मंडी से ही पूछने चाहिए, बट आई थिंक वहां पे शायद प्रोफेसर्स आए हुए थे डिफरेंट मतलब जॉनर के। आई थिंक कॉमर्स से भी आए हुए थे, इकोनॉमिक्स, मतलब उन्होंने करीबन 6 लोगों का मतलब पैनल था मैम। हाँ, एंड एवरीवन वाज थ्रोइंग वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। कोई अचानक से छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा, कोई अचानक से मंडी के बारे में पूछ रहा था, और कुछ एमकॉम से भी क्वेश्चन थ्रो हो गए, तो वो तो मेरे लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। आई थॉट कि मंडी वाले वो क्वालिफिकेशन जरूर हो सकता है, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो मतलब एमकॉम से मुझसे क्वेश्चन थ्रो करेंगे। तो चूंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीजी सेट, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। एक आध क्वेश्चन था जो थोड़ा बाउंस चला गया था, कुछ तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे मैम कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, और एक क्वेश्चन था मैम कि आप जिस भवन में बैठी है उसका नाम क्या है। हाँ, ये बहुत अवेयर, मतलब आपके अंदर कितनी अवेयरनेस, आप आई है घुसी है तो आपने देखा है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन था। और कुछ क्वेश्चन मैम मास्टर्स से मतलब उससे पूछे गए थे, कंपनी लॉ से हो गए, तो वो, और एक आध स्टैटिस्टिक्स था, तो वो थोड़ा सा मैम प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। और मैम एक क्वेश्चन, आपको छत्तीसगढ़ी आती है कि नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था डील करने में। फिर थोड़ा प्रेशर बनाया उन्होंने कि आप तो काम नहीं कर पाएंगे अगर आपको छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। तो मैंने कहा सर मेरी एक चीज बहुत अच्छी है सर, मैं लर्न करने में सर मैं बिल्कुल आगे। मैंने कहा अभी मैं आज से जाके ही मैं सर छत्तीसगढ़ी लर्न करना चालू करूंगी। मैंने कहा सर अगर वर्क कल्चर में वो चीज है, अगर छत्तीसगढ़ी में लोगों को बात मुझे कन्वे करना है तो सर मैं बिल्कुल सीखूंगी। मैंने कहा तो वो उससे थोड़े से सर हाँ कन्विंस हो गए। तो मैंने कहा सर नहीं आती है मुझे, मेरा बैकग्राउंड में नहीं रहा है कि मैं आसपास उतना सुनूं या बोलूं, पर सर मैं आगे चल के उसको बिल्कुल सीखूंगी। मैंने कहा लोग अक्सर इंटरव्यू से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। वो कुछ थे मतलब वो थोड़े से दोनों रहते हैं, कुछ मतलब पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें
कुछ बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी रहते हैं, कुछ लोग मतलब नहीं आपको नहीं आता, आप तो नहीं कर पाएंगी ऐसा, तो आपको उस चीज को टैकल करना पड़ता है और ऑन द स्पॉट मतलब कुछ सिचुएशनल भी पूछ लेते हैं कि अगर आप वहां रहेंगी तो आप क्या करेंगी ऐसे करके। हाँ, वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके मंडी में ऐसी चीज हो गई है तो आप वहां पे क्या करेंगी। तो वो तो मैम बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैं तो तब सोच के ही नहीं गई थी। तो फिर मैंने सिचुएशनल हो गया वो, मैंने उनको रिप्लाई किया कि सर पहले मैं जाके वहां देखूंगी ऑन द स्पॉट की क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं नियम देखूंगी यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ही वाज लिटिल कंफ्यूज्ड, फिर ही सेड कि आप थोड़ा और पढ़िए इस बारे में। मैंने कहा सर बिल्कुल मैं पढ़ूंगी इस बारे में। बहुत बढ़िया। आज आप गए थे, आपको शायद अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। जी मैम जी। हाउ वाज एक्सपीरियंस? मैम एक्सपीरियंस थोड़ा सा टायरिंग हो गया बिकॉज हम पहले मंडी बोर्ड गए, फिर वहां से फिर विधानसभा में हमको मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिला है मैम। तो थोड़ी छोटी सी मीटिंग थी, बस सर ने मतलब नितान सर ने उन्होंने मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिया और गाइड किया थोड़ा सा कि अब आप लोग ऑफिसर्स हैं, अब आप लोग अच्छे से काम करना है। और उनसे छोटी सी मीटिंग हुई मतलब 2-5 मिनट की, फिर हम बाहर आ गए। Have you felt the difference, स्टूडेंट मोनिका और ऑफिसर मोनिका? बिल्कुल मैम, एक लोग आपको एक इंस्पिरेशन जैसे भी देखते हैं, प्लस एक एक्सपेक्टेशन से भी देखते हैं। जो वहाँ के जो मेंबर हैं बोर्ड के, वो आपको एज ए उस तरीके से भी देखते हैं कि अब आप उस जिम्मेदारी को संभालने वाले हो, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं और आप अच्छा करेंगे ऐसे। लाइक मोर रिस्पांसिबल। एग्जैक्टली मैम, आई फेल्ट मोर रिस्पांसिबल। अभी तक घर की एक्सपेक्टेशंस और वहाँ की रिस्पांसिबिलिटी थी, अब वहाँ की भी रिस्पांसिबिलिटी है मैम। सुपर वुमन। आई फील कि मैम बीइंग अ वुमन आपको बहुत डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। हाँ, तो हर रोल तो थोड़ा सा रहता है 19-20, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं ऐसा। नहीं, आई ट्रूली बिलीव सो। आपके पास होने से आपकी फैमिली में, जैसे मैं इन लॉज में या फिर आपकी अपनी फैमिली में, डू यू हैव अ सिस्टर? नो मैम, आई डोंट। यू डोंट हैव, बट यू मस्ट बी हैविंग कजिन्स और लड़कियां होंगी जो एसोसिएटेड होंगी फैमिली से किसी और रीजन से, तो उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपके रिजल्ट का? वर दे लाइक कि मुझे भी बनना है या मुझे पढ़ाई करनी है? मैम सब मुझसे बड़े ही हैं। अच्छा, ओके। हाँ, आई एम द यंगेस्ट, तो ऑलमोस्ट सब अपनी अपनी जगह पे सेट है। और एक है वो अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन में, तो वो स्ट्रीम बहुत डिफरेंट हो जाता है। ऑलरेडी शी इज मतलब आई थिंक शी इज आल्सो ओल्डर देन मी, शी इज 1 year ओल्डर देन मी, तो शी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो एग्जैक्टली वैसा है। हाँ, मतलब ऐसे कोई पॉजिटिव वेव नजर नहीं आई कि अब सब लोग ही करेंगे। हाँ। अभी जिस एग्जाम के लिए आपने जिसमें आप क्वालिफाई हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होती हैं या फिर एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है? वैकेंसीज कितने दिन में आती हैं? वैकेंसी मैम बहुत रेयर वाली वैकेंसी थी। आई थिंक कि आफ्टर छत्तीसगढ़ मतलब बना, उसके बाद तो मैम नहीं हुई है। आई थिंक उसके पहले की ही सब रिक्रूटमेंट है और फर्स्ट टाइम में शायद रिक्रूटमेंट हुई है। और इसका सिलेबस भी मैम बहुत डिफरेंट था व्यापम के जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें जनरली एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, हिंदी और जीएस पे फोकस रहता है मैम। बट इनका मतलब कंप्यूटर ऑल्सो, बट इनका फोकस मेन इनके मंडी अधिनियम पे था, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। मतलब मेन उनका फोकस, उन्होंने वहां से अच्छे क्वेश्चन, एक्चुअली में अच्छे क्वेश्चंस वहां से आए थे। और वो जिसने थरली उस चीज को पढ़ा हुआ है, बार बार उस मतलब थोड़ा इंटरनली भी क्वेश्चन आए, तो बहुत मतलब माइन्यूट से क्वेश्चन थे उसमें, तो उसने प्रॉपरली थरली उसको मतलब एक्ट को गो थ्रू किया हुआ है, उनसे बन पाता। और बाकी कंप्यूटर वगैरह तो मैम जैसे जो नॉर्मल व्यापम के आते हैं, सारा वही पैटर्न था मैम। इट वाज लाइक एक एग्जाम था एमसीक्यू बेस्ड, उसके बाद इंटरव्यू हुआ एंड इट इज डन। जी मैम। हाँ, पोस्ट कौन सी थी इसमें? मैम ये संयुक्त थी, कंबाइन थी। इसमें 3 कैटेगरी में, एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, उनकी पोस्ट 2 थी, और इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी था जिसमें 10 पोस्ट थी, और फिर जूनियर सेक्रेटरी था जिनकी 18 पोस्ट थी आई थिंक। टोटल देयर वाज 30 वैकेंसी। आपकी रैंक कौन सी थी? रैंक तो ऐसे मुझे पता नहीं है मैम एग्जैक्टली, उन्होंने प्रॉपर ऐसे मेरिट निकाला नहीं है। हाँ, बट मेरे उसमें मेरी 9th रैंक है मेरे पोस्ट में। हाँ, वेरी नाइस। एंड देयर वर 10 वैकेंसीज, तो हाँ।
I mean, at the end of the day, you achieved it. Yes, This is ma'am, what yes. is more important. Exactly, ma'am. This is really nice. Yeah. Can you tell me something about your guy? अपने बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे कि how you have managed or how is he and how and everything is going with him? मैम ही इज वेरी नोटोरियस. मतलब आप उसके साथ आप मैनेज करो कि अगर वो है साथ में और आप पढ़ाई कर लो तो दैट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो यू हैव टू वेट कि व्हेन ही विल स्लिप देन ओनली आई कैन स्टडी. ऐसा है उसके साथ मैम. बहुत बढ़िया. कुछ पढ़ाते भी हैं उसको बिठा के कभी ऐसे 1 2? अभी स्टार्ट किया है मैम, ओरली स्टार्ट किया है अभी. प्रॉपर रिटन में तो अभी नहीं हो पा रहा है. उसके साथ में वो फाड़ देते हैं पेपर, इस टाइप का भी सीन है. बट ओरली मतलब जैसे नंबर हो गया या ABCD हो गई. वी हैव दैट कार्डबोर्ड बुक्स, तो वेयर वी मेक हिम सी कि हाँ ये अ से ग तक है, तो आई यूज्ड टू रिसाइट ऑल दोस थिंग्स फॉर हिम. वी डू दैट. अभी सोशल मीडिया का जो भी इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर, आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट करता होगा उनकी पढ़ाई को लेके? मैम आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जो सोशल मीडिया से वाकई दूर रहती है शुरू से ही. मतलब टाइम होता है तो भी आई यूज्ड टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन ऑन मी. मतलब अपने हाँ सो जाऊं, घूम लूं या कुछ भी कर लूं, कुछ इंफॉर्मेटिव देख लूं या कुछ भी एंटरटेनिंग देख लूं, बट सोशल मीडिया आई एम नॉट. मतलब हाँ यू फाइंड कि वो शायद बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो. मतलब टाइम वेस्ट ही है एक्चुअली. मैं बोलूँ तो मैं वहां से मतलब कंटेंट जो है वो फिल्टर हो क्या है मैम वही अच्छा होता है अगर आपने उसमें. और अब ये भी चीज है कि मुझे तो उतना फैसिनेटिंग नहीं लगता मैम एक्चुअली में. रियली नाइस. बहुत सारी किताबें पढ़ना इम्पोर्टेंट है या कम किताबों को बहुत बार पढ़ना इम्पोर्टेंट है? कम किताब. मैंने आपको जैसे बोला कि बार बार रिपीटेशन हो जाए एक चीज का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मैम. बहुत सारे इवन मैंने भी PSC के टाइम पे बहुत सारी सीरीज की डिफरेंट बुक पढ़ी. मैंने बृहद संदर्भ भी पढ़ी, बट मुझे एक चीज समझ में आया कि कंटेंट सब में मोर और लेस सेम है. थोड़ा बहुत हो सकता है आपको पॉइंट्स मिल जाए उसमें. मैंने अलग अलग ढूंढ के पढ़ी, बट एट द एंड मेरे को यही समझ में आया कि एक ही को बार बार पढ़ो वो ज्यादा सही है. मैंने वो भी कर रखा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि एक ही को बार बार पढ़ो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे बच्चों को? डूज एंड डोंट्स, अपना फोकस एक ही जगह पे रखें. ऐसा मत करे कि जैसे मुझे भी बहुत बार सजेशंस आते थे कि चूंकि आप कॉमर्स है तो आप बैंकिंग क्यों नहीं ट्राई करते. या ठीक है व्यापार में मैं चली गई, वो भी बिकॉज कि मुझे लगा कि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है और इसमें थोड़े एक्चुअली सब्जेक्ट्स थोड़े से सेम थे ना, इसलिए मैं चली गई. अदरवाइज मैं व्यापार में जाना भी नहीं चाह रही थी पहले. बट फिर उसमें मुझे कंप्यूटर, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और रीजनिंग, ये मुझे एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ा जिसमें अपन को उतना नहीं करना पड़ता है. बट बैंकिंग हो गया, लोग SSC भी करने बोलते हैं, तो अपना मतलब फोकस एक जगह पे रहे. PSC है या व्यापार ठीक है वनडे पे भी आप चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज बैंकिंग और SSC की तरफ मतलब अगर कोशिश करें. अब सबकी डिफरेंट टाइप होती है, आप ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली. तो एक बार सर ने कहा था 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए. बहुत पहले की बात है जब सर क्लासेस लेते थे हमारी, तो वो बात मेरे शुरू से फोकस था. और इवन कभी पेरेंट्स से कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया ना कि आप क्यों नहीं हो रहा है आपका, या अभी तक आपका हो जाना था, ऐसा प्रेशर कभी नहीं आया. आई थिंक ये प्रेशर ना आना भी अपने आप में ब्लेसिंग है बिल्कुल. तो और पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए. हाँ बिल्कुल. वो नहीं आ पाता बिल्कुल, टाइम के साथ आता है. स्टिल अगर आप इस चीज पे आए हैं तो अपना माइंड मेकअप करके आइए कि एक दिन में नहीं आएगा. वो रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे हुआ था, तो वैसे ही मैम हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 6 साल लगे, बट आप उस चीज पे रहिए. अभी जितने भी रिसेंट रिजल्ट आए आप देखेंगे लोगों को टाइम लगा ही है. हाँ मैम एक्चुअली कोरोना वाज आल्सो अ फैक्टर मैम, बिकॉज हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई. और उसके बाद सही से वैकेंसी भी नहीं आ रही थी. PSC आ रही थी एग्जैक्टली, बट दूसरी वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो हमारा फ्लो बहुत टूटा मैम. कोरोना कई लोग को बेनिफिट भी बहुत किया. जिनके पास टाइम नहीं था उन्होंने अपना टाइम लगा के उस चीज को स्टडी किया, जो सीरियस थे. और जो सीरियस नहीं थे उनका टाइम वेस्टेज भी बहुत हुआ मैम. हाँ फिर उसके बाद आई थिंक 2021 तक की चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज नहीं हुई थी, हो गई थी बट एंड में हुई थी. फिर एक्चुअली में 2022 में ये चीजें वापस से स्टार्ट हुई, तो वो भी टाइम वेस्टेज का एक फैक्टर ही हो गया. हाँ मैम अदरवाइज दोस्तों मुझे लगता है अच्छी चीजें आपको ना पेशेंस के साथ ही मिलती हैं. बिल्कुल मैम. एकदम से तो बहुत रेयर लोग, बहुत रेयर. मतलब आई थिंक 4-5% लोग ही होते होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ सही चल रहा है. ऐसा बहुत रेयर होता है. अदरवाइज 95% लोग का तो थोड़ा स्लो पेस पे ही चलती है चीजें.
ये बहुत फर्क नहीं पड़ता आप मेल हैं फीमेल हैं, यू जस्ट स्टूडेंट एक्चुअली। हाँ, yes, sir. मतलब आपको पढ़ना हाँ. है, यही आपका काम है। जो बिल्कुल बिल्कुल, अब मेल फीमेल का कोई बात ही नहीं है मैम स्टडीज पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़की है कैसे करेगी, या फिर मैं लड़की हूँ मैं कैसे करूंगी, तो इससे आई बिलीव बहुत फर्क नहीं पड़ता होगा। आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका कैलिबर और आपका डेडिकेशन, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अगर आपको कोई चीज करना है तो वो आपसे ले नहीं सकता कोई उस डेडिकेशन की। I really found you very inspirational. थैंक यू सर। कुछ जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहेंगे सबको, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि पहले स्टडीज पे ध्यान दे, फिर बाकी की लाइफ देखे। स्टडी होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मैम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बहुत। हाँ मैम, बीइंग अ मेल तो आपको वो तो बाय डिफॉल्ट है कि वो आपको करने हैं, उसके अलावा कोई वैसे अलग चॉइस नहीं। बट हमारे पास चॉइसेस होती है मैम, बट मुझे लगता है कि हमको यही चॉइस मेक करनी चाहिए कि पहले हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फिर आगे की बात सोचें। थोड़ा टाइम लग जाता है, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और आजकल तो फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं मैम पेरेंट्स। पहले की बात अलग होती थी, पर आपसे ज्यादा तो वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब मदर्स तो खास करके, क्योंकि वो चीजें वो फील करती है ना। अब मदर इन लॉ भी काफी चेंज हो गई है पहले से, नो? हाँ, बहुत चेंज हो गई है। पहले एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट थी मैम, और आजकल अब जो चीजें उन लोगों ने एक्सपीरियंस की या झेला कह सकते हैं, वो चीजें वो नहीं चाहते कि हम देखें थ्रू आउट लाइफ। तो वुमेन्स के लिए मेरे को, हाँ, शादी इज अ ब्लेसिंग, है ना? सही बात है ना? इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड इट विल बी ब्लेसिंग फॉर मेनी। So finally, I would rather like to summarize on कि discipline, consistency और repetition, है ना? और perseverance मैम, मतलब आप बार बार आपको लगेगा आप 0.25 के लिए रह जाएंगे, या हो सकता है आपका आखिरी टाइम पे आपका एक बार तो मैम मैंने पीएससी की बात है, मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिया, कब की बात है मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैम, जिस साल बहुत डिफरेंट पैटर्न आ गया था अचानक से। 18 or 22? हाँ, 22। मैंने, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, इट वाज वेरी गुड कि आई वाज लाइक कि नहीं इस बार तो होगा ही होगा। मैम मैंने मार्क किया क्वेश्चन पेपर पर मैंने ओएमआर भरने में मतलब देरी लगा दी। आई थिंक मैंने 10 मिनट्स पहले चालू किया, मैंने 40 से ऊपर भरा ही नहीं। मतलब वो तो अलग ही टाइम था, मतलब वो अब ये मैं सबको बोलूंगी ये गलती बिल्कुल नहीं करे। जैसे जैसे आपका एक बार हो गया, आपने 100 क्वेश्चंस देख लिए, प्लीज ओएमआर फिल कर लीजिए। अरे मैं सिर्फ एटले सुसाइडली क्या किया मैंने? हाँ, मतलब वहां से मेरे को जब पूछ रहे थे कैसा गया, तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मैंने क्या किया वहां। मतलब मेरे आंसर मार्क थे जितने भी बने मैम, जितने भी बन रहे थे, 50 बन रहे थे, 60 बन रहे थे, पर मैंने मार्क कितने किए? मैंने 38 कुछ मार्क किए थे बस मैम। मैं बस क्वेश्चन पेपर था उसमें मार्क थे, मैंने ओएमआर पे मार्क नहीं कर पाई मैं। भले गलत होता सही होता वो डिफरेंट बात होती, पर मैं मतलब इट वाज अ फॉल्ट फ्रॉम आवर एंड। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं अंदर क्या करके आई हूँ। तो अब उस दिन से मेरी लर्निंग है कि आपको कितना भी बन रहा हो, 20 बन रहे हो में से, लेकिन आप मार्क करो उस चीज को। फिर आप मैंने फर्स्ट राउंड किया, फिर मैंने कहा कि बन नहीं रहा, घबरा गई थी मैं पेपर देख के कि प्रिपरेशन थोड़ी सी ऐसा। उस टाइम मैं सीजीएस भी बहुत अच्छे से करके, पेपर बहुत ही डिफरेंट आया था। तो अब वहां नहीं समझ में आता है कि ठीक है कट ऑफ जो भी है, वहां पे तो डर जाते हैं पेपर देख के कि कैसा आ गया करके। तो मैं सेकंड राउंड में मैंने चली गई और मैंने वहां पे मार्क नहीं किया, और 2 घंटे का टाइम था, और जब 15-20 मिनट बचे थे तब मुझे समझ में आया कि मैंने तो हमारा अभी चालू भी नहीं किया है। तो लास्ट के 10 मिनट्स में जल्दी हड़बड़ी में तो मैंने आई थिंक 38 ही मार्क करके आई थी मैम। वो सबसे बैड एक्सपीरियंस था मेरा किसी एग्जाम का। हाँ मैम, वो फिर मैंने कभी नहीं किया है। क्वेश्चन पढ़ते हो फटाफट मार्क कर लेते? हाँ मैम, मतलब क्वेश्चन पढ़ के तो नहीं करती मैं, एक बार जैसे 100 क्वेश्चन तो पूरा गो थ्रू कर लिए, जितने का बन रहा है जिसमें आप कंफर्म हो, आप फर्स्ट टाइम तो आप उसी को लगाते हो। तो जितने भी बन रहे हैं आपके 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, व्यापक में तो आपको आई थिंक 80+ अटेम्प्ट करने ही चाहिए। हाँ, पीएससी में तो फिर भी माइनस मार्किंग थोड़ी 1/3 है, व्यापक में तो 0.25 है। तो वहाँ आप मतलब जिसमें 50-50 में तो मैं वो भी अटेम्प्ट करके आती थी, क्योंकि 50-50 है ना, 2 में ही कंफ्यूजन है। हाँ मैम, मतलब मैं कोशिश करती थी कि 80+ तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए, वरना चांस ही नहीं है मैम वहाँ तो फिर। तो उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, व्यापक में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। अब 50-50 पे तो आपको लगा के आना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ेंगे। वो तो मैं छोड़, जैसे करंट अफेयर है तो उसमें यू डोंट नो द आंसर, चारों नाम आपको अननोन लग रहे हैं तो आप नहीं लगा सकते। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 80 या 80+ तो हमेशा अटेम्प्ट किया मैं। हाँ, करंट अफेयर्स का रोल कैसा रहा था एग्जाम में? व्यापक में मैम बहुत फैक्चुअल आते हैं,
करंट अफेयर डायरेक्ट आते हैं मैम, आते हैं उसमें प्रॉपर वो भी रहता है, समसामयिक घटनाएं करके एक सेक्शन प्रॉपर रहता है, 10 मार्क उन्हीं के ही रहते हैं। उसमें इंडियन भी पूछते हैं और छत्तीसगढ़ी भी पूछते हैं, मतलब 4, 6 या 5-5 का ऐसा रेशियो रहता है। और वो डायरेक्ट फैक्चुअल पूछते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला, या अभी जो इस पद पे हैं उनको क्या मिला, तो वो डायरेक्ट पूछते। तो अगर आपने उस चीज को पढ़ा हुआ तो आप एक बार में उसको अटेंड कर लेंगे। पढ़ते थे आप? नहीं मैम, मैं मोस्टली जो मंथली मैगजीन्स होते हैं मैम, मैं उस पर डिपेंडेंट होती थी। आई अंडरस्टैंड, आपके पास टाइम हाँ मैम जी, तो मैं उनपे मतलब मंथली हो गए या क्वार्टरली भी मैंने कभी कभार ऐसे करके। नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज रियली नाइस इंस्पिरेशनल सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लोगों को आपसे। नहीं मैम, आपसे, यू आर आल्सो अ सुपर वुमन मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम।